नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। अपने जो पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वो था रासायनिक भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। अपना जो चैप्टर स्टार्ट है वो कौन सा है? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। हमने भौतिक परिवर्तन की परिभाषा पढ़ी। परिभाषा पढ़ने के बाद में हमने उसके गुणधर्म पढ़े थे और कुछ उदाहरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब कुछ अन्य उदाहरण हैं वो भी अपने पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अपना जो पॉइंट रहेगा वो उदाहरण ही रहेगा। उदाहरण में हम पढ़ते हैं कि पानी में पानी में चीनी, कौमा, नमक, चीनी, कौमा, नमक या ग्लूकोज का घुलना कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि पानी में चीनी घुल तो जाती है, नमक भी घुल जाता है और ग्लूकोज भी घुल जाता है, ठीक है। तो चीनी या नमक या ग्लूकोज का घुलना, कि जब अपने क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो पानी तो भाप बन के उड़ जाता है और उसके जो निचली सतह पर जमा होगी वो क्या होगी? चीनी जमा होगी। अगर हमने चीनी को घोला है तो नमक जमा होगा। अगर हमने नमक को घोला है तो इसी प्रकार से नीचे उसके ग्लूकोज भी बचेगा। तो इनको अपने क्या कर सकते हैं कि पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्राप्त किया जा सकता है कि इनको जब पुनः प्राप्त कर सकते हैं तो वह किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन होते हैं। तो आपको यही हमेशा ध्यान रखना है कि जिन चीजों को पुनः प्राप्त कर सके, जिसमें नया पदार्थ नहीं बनता, तो वो किस श्रेणी में आते हैं? भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पे जैसे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अपने सूत्र भी आपको याद होना चाहिए। क्या होता है? C6H12O6। अगर ग्लूकोज का आपसे कहीं पर सूत्र पूछ लिया जाए तो आप ये सूत्र बता सकते हो। C6H12 और O6 होगा। नमक का जो सूत्र होगा वो क्या होता है? NaCl। Na का नाम होता है सोडियम और Cl का होता है क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड किसका सूत्र होता है? नमक का सूत्र होता है। जैसे बैलगाड़ी के पहिए पर रिम का चढ़ना, जो भी आपका पॉइंट है वो पॉइंट डाल लोगे आप, कि रेलगाड़ी के पहिए पर, रेलगाड़ी ना करके अपने यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा? बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के पहिए पर पहिए पर रिम चढ़ना, रिम चढ़ना, ये भी कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन के अंदर आता है कि अपने रिम को चढ़ा सकते हैं और रिम को वापस उतार भी सकते हैं। इसी प्रकार अपने देखें कि और भी बहुत सारे परिवर्तन हैं। जैसे अपने कहें कि क्रोमेटोग्राफी, इसमें रंग में परिवर्तन किया जाता है। पुनः रंगों को अपने प्राप्त भी कर सकते हैं, अलग अलग रंगों को अपने पृथक्करण भी इसमें कर सकते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी भी कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन के बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे कपूर, इसका उदाहरण है कपूर, कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो ठोस पदार्थ होगा वो सीधा का सीधा किसमें चेंज हो जाता है? गैस पदार्थ में चेंज हो जाता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन के नाम से जाना जाता है। अपकेंद्रण हो गया। अपकेंद्रण, ये विधि भी
अपकेंद्रण के बाद में है वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण। तो इसमें क्या होता है कि दही से जब दूध अपने प्राप्त करते हैं या दूध से अपने क्रीम प्राप्त करते हैं तो वो कौन सी विधि होती है? अपकेंद्रण विधि होती है। वर्ण विक्षेपण क्या है कि सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त करने की घटना है, वो क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब उन 7 रंगों को पुनः मिक्स कर दिया जाता है तो वो वापस श्वेत रंग का या श्वेत रंग का क्या बनाते हैं? प्रकाश बनाते हैं। तो वर्ण विक्षेपण की घटना भी किसके अंदर आती है? भौतिक परिवर्तन के अंदर आती है। और आसवन आदि। तो ये विधियां होंगी वो किसके अंदर? भौतिक परिवर्तन के अंदर। तो भौतिक परिवर्तन में मैंने आपको मैक्सिमम उदाहरण बताए। तो आपको तो इसमें सिर्फ 2 ही बातों का याद रखना है कि पुनः प्राप्त कर सके और नया पदार्थ नहीं बनेगा, नहीं बनता। तो इस प्रकार के पदार्थ को अपने क्या बोलेंगे, या इस प्रकार के परिवर्तन को क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन के अंदर रखेंगे अपने। अब आपकी जो हेडिंग होगी नेक्स्ट वो है, जो 2 नंबर इसका टॉपिक है, रासायनिक परिवर्तन। नाम क्या होगा? केमिकल चेंज। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण संगठन में परिवर्तन हो, कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनके अंदर अगर चेंज होगा तो उसको अपने क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो इसमें अपने लिख सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों व संगठन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है तो उसे अपने किसके अंदर रखा जाता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर रखा जाएगा। तो अपने देखते हैं कि इसमें संगठन में परिवर्तन की इसके जो गुण धर्म होंगे वो कौन कौन से होंगे? तो अगली हेडिंग होगी इसके क्या? गुण धर्म, विशेषताएं, गुण धर्म। 1 नंबर है गैस का निकलना। अगर किसी प्रक्रम के अंदर क्या हो रही है कि गैस निकलती है, तो गैस का निकलना किस बात की निशानी होगा? हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन। 3 नंबर अवस्था में परिवर्तन। और उसके बाद में उसमें क्या होगा? 4 नंबर है ताप में परिवर्तन। कि सर अवस्था बदलेगी, अवस्था में परिवर्तन होगा, लेकिन अगर पुनः प्राप्त कर लेंगे तो वो आ जाएगा भौतिक परिवर्तन के अंदर। अगर पुनः प्राप्त नहीं कर पाए, रंग में परिवर्तन हो गया, उस रंग को पुनः प्राप्त नहीं कर सके, नया पदार्थ बन गया, तो वो किसके अंदर आएगा? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो ये इसके गुणधर्म है 4, कौन कौन से? कि सर रंग, अवस्था और ताप में परिवर्तन और गैस का निकलना। अब इसमें अपने बात करें कि प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। प्रमुख विशेषताएं, तो विशेषताओं से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमने
भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं पढ़ी थी, उसी प्रकार से अपने किसकी पढ़ेंगे, रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं। तो पहला इसमें क्या होगा, नया पदार्थ बनता है। 2 नंबर, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। नया पदार्थ बन गया तो पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार का परिवर्तन है वो किसकी श्रेणी में आएगा, हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। कि मुख्य रूप से जो इसकी विशेषताएं है वो दो ही है, कौन कौन सी, नया पदार्थ बनेगा और पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसको अपने किसके अंदर रखेंगे, कि वह एक प्रकार का स्थायी परिवर्तन होगा। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा, स्थायी परिवर्तन। और अपने 4 नंबर पे रख दें कि यह क्या होगा, अनुत्कर्मणीय परिवर्तन होगा। अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। और अनुत्कर्मणीय परिवर्तन है तो ये क्या होगा, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में चलेगा, एक ही दिशा में क्या होगा, संपन्न होता है। तो आपको यहां नीचे तक दिखाई दे रहा होगा, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसको अपनी नोटबुक में आप लिख सकते हो या इसका आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अपने रासायनिक परिवर्तन में इसकी जो विशेषताएं हैं, वो अगर दो विशेषताएं ये क्लियर होती है तो वो कौन सा होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। नया पदार्थ बनता है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन के गुण धर्म के अंदर इन विशेषताओं के पॉइंट देके भी कि कौन सा इसमें सत्य है और कौन सा इसके अंदर असत्य कथन है, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। अब इनको अपने कुछ उदाहरण के माध्यम से बड़ा ही स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन चीजों में रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप नीचे ही उसके डाल दोगे उदाहरण या अपने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमने क्या देखेंगे, 1 नंबर की सबसे जो आम उदाहरण है वो कौन सा है, दूध का दही में बदलना। दूध का दही में बदलना। कि जब सर दूध एक बार दही के अंदर बदल जाए तो क्या इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नहीं। तो ये किस परिवर्तन की श्रेणी में आएगा, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। 2 नंबर बात करें अपने, लोहे पर जंग लगना। कि लोहे पर जब जंग लग जाती है तो जंग एक क्या होता है, नया पदार्थ होता है। तो नया पदार्थ बनेगा तो वो किसकी श्रेणी के अंदर आएगा, हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होगा। जंग लगने से उस लोहे के अंदर उसके भार में भी क्या आती है, कमी आती है। तो लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, हम कहेंगे कि रासायनिक परिवर्तन है। 3 नंबर, मोमबत्ती का जलना। अगर इसमें देखें तो वो तो होगा अपने कौन सा, रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर इसी को दूसरे रूप में पूछ लिया जाए कि मोमबत्ती के मोम का पिघलना। अगर मोम पिघलेगा तो वो होगा अपने किसके अंदर, भौतिक
परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। भौतिक परिवर्तन कि मोमबत्ती को जलाने के बाद पहले भी उसके पास में मोम था, अभी भी बाद में भी मोम प्राप्त होगा, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? भौतिक परिवर्तन होगा। कि जलने के बाद में उसे पुनः जलाया नहीं जा सकता, तो वो किसके अंदर आएगा? अपने रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो एक बार आप इतने उदाहरण लिख सकते हो। अगर इसमें ये दिया जाता है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है, तो कई बार इसमें दोनों को मान लिया जाता है, क्योंकि जलने में सर मोमबत्ती का जलना भी आता है और साथ में क्या आता है? मोमबत्ती की मोम का पिघलना भी आता है। 4 नंबर देखें कि भोजन का पाचन के भोजन पचने के बाद में हमें ऊर्जा दे सकता है, क्या उस ऊर्जा से पुनः भोजन प्राप्त कर सकते हैं? तो वो होगा नहीं। तो नया पदार्थ बना, ऊर्जा बनी, तो वो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आएगा। भोजन का पाचन। 5 नंबर अपने बात करें कि श्वसन भी इसके अंदर आता है। प्रकाश प्रकाश संश्लेषण कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो कहाँ पे संपन्न होती है? तो ये आपको पता भी होगा कहाँ पे होती है। पौधों के अंदर। और पौधों में भी कहाँ पे? उनकी पत्तियों में होती है। जो पत्तियां, जो उनके हरे भाग होते हैं, उनके अंदर संपन्न होती है। तो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण और अपने पाचन हो गया, भोजन को पचाना, और अपने ये कहें कि किंडवन हो गया। कि शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? किंडवन कहा जाता है। तो किंडवन के आप नीचे लिख सकते हो। शर्करा के एल्कोहल में परिवर्तन की क्रिया, परिवर्तन की क्रिया क्या कहलाती है? किंडवन कहलाता है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आते हैं। जैसे मैं अब यहाँ पे आपसे कुछ और बताऊं उदाहरण, तो किसी भी चीज का जब दहन होता है, दहन होने के लिए कौन सी गैस की जरूरत होती है? तो हम कहेंगे ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन यानी O2 गैस की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक है। जब भी कहीं पर भी दहन होगा, नया पदार्थ बनेगा, तो दहन भी एक कौन सी अभिक्रिया होती है? कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आता है। जैसे इसमें अपने 1 नंबर बात करें, कोयले या कार्बन का दहन। तो सर कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। दहन के लिए ऑक्सीजन गैस। तो C+O2, तीर का निशान क्या बनेगा? CO2। तो कोयले के दहन से कौन सी गैस बनती है? तो हम कहेंगे CO2। और CO2 का नाम है वो क्या होता है? तो उसका नाम होता है कार्बन डाई ऑक्साइड। तो आप यहां पे लिख सकते हो क्या कि कार्बन डाई ऑक्साइड कौन सी गैस निकलती है कोयले को जलाने पर? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है। B नंबर है मैग्नीशियम के फीते का
फीते को अपने एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं? रिबन का दहन, रिबन का दहन। तो मैग्नीशियम हमारे पास धातु होती है, उसका अगर अपने फीता लें या रिबन लें और उसको जलाएं तो क्या बनता है? तो मैग्नीशियम Mg+ में O2, तीर का निशान MgO, और इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा नाम होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो किस रंग का होता है? ये हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है, और ये चूर्ण किस रूप में होगा? श्वेत रंग का। श्वेत रंग का हमें क्या प्राप्त होता है? चूर्ण प्राप्त होता है। और किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है। फलों वाला आपको बता दिया, आपको बता ही दिया, ठीक है, कि चूने के पानी का दूधिया होना वो भी किसके अंदर आता है? रासायनिक परिवर्तन के अंदर आएगा। तो अपने यहाँ पे आ जाते हैं, ये हो गया अपने 6 नंबर, 5 ये था, इसके नीचे लगा देते हैं अपने 7 नंबर। देखो यहाँ से आपके बहुत सारे एग्जाम्पल काफी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे। तो चूने के पानी का, चूने के पानी का दूधिया होना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता, रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आता है। तो कि सर चूने के पानी का दूधिया होना वो किस श्रेणी के अंदर आएगा? इसके अंदर। कि चूने के पानी, चूने का जो पानी है वो क्या होता है? उसको अपने बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वैसे आपको अभिक्रिया याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप क्या है इसको समझ सकते हो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड की जाती है तो इसमें क्या बनेगा? CaCO3, CaCO3, और प्लस में क्या बनता है? H2O बनता है, कि सर H2O बनेगा। जो Ca का नाम होता है वो कैल्शियम है, और CO3 का नाम होता है कार्बोनेट, और इसी के वजह से क्या आती है? दीवार पर चमक आ जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि CaCO3 को देखो, जो नॉर्मल गुटखा वगैरह आते हैं उनके साथ में एक व्हाइट कलर की पाइप सी आती है, उसके अंदर जो चूना होता है ना वो होता है, चूना होता है। उसको जब पानी में घोल देते हैं तो वो क्या बन जाएगा? चूने का पानी। और जब उसमें फूंक मारोगे, क्योंकि सजीव के द्वारा या हमारे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही चूने के पानी में जाएगी तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूध के जैसा हो जाएगा, उसके समान कलर हो जाएगा। और वो किसकी वजह से? कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। और चमक भी आएगी श्वेत रंग की। तो यहाँ पे अपने एक चीज ऐड कर सकते हैं कि संगमरमर, कौमा, चूना पत्थर, कौमा खड़िया, और अपने ये कह सकते हैं मार्बल। इन सभी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaCO3, CaCO3। चलो इसका नाम लिखा देते हैं, Ca का कैल्शियम और CO3 का कार्बोनेट। तो ये नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट नाम होगा। इसी के कारण क्या आती है? दीवार पे चमक आती है। मार्बल, खड़िया, चूना पत्थर, संगमरमर, और जो हम स्कूल में काम लेते हैं ना, क्या काम लेते हैं बेटा? व्हाइट कलर का चौक, उसका भी यही फॉर्मूला होता है, कैल्शियम
कार्बोनेट ही होता है। कितने अपने 7 हो गए, 8 नंबर पे चलते हैं। यसद लेपन, यसद लेपन, और दूसरा क्या है, गैल्व गैल्वोनाइजेशन। गैल्वेनीकरण बोलते हैं या गैल्वोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण, यसद लेपन या गैल्वेनीकरण हो गया। ये भी जो प्रोसेस होती है वो किसके अंदर आती है, तो वो भी अपने रासायनिक परिवर्तन के अंदर आती है। कि सर यसद लेपन में क्या होता है कि अपने जो इस्पात की चीजें होती हैं उस पर जिंक धातु की अपने क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं, और जिससे वह आगे नई चीजों में कन्वर्ट हो जाती है। कि सर मेहंदी का रचना, ये भी किस परिवर्तन के अंदर आएगा, कि मेहंदी का रचना कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। 9 नंबर है मेहंदी का रचना। ठीक है, इस मेहंदी में क्या होता है, एक लासोन पदार्थ होता है, यौगिक होता है, कौन सा, लासोन के नाम से। लासोन यौगिक होता है। जब बेटा ये हवा के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आता है, तो ये क्या हो जाता है, रंगीन हो जाता है, रंगीन। तो कई बार हम कहते हैं कि मेहंदी का रंग है वो ज्यादा रच जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें लासोन यौगिक है, वो जब हवा के संपर्क में जितना अधिक आता है, ठीक है, धीरे धीरे, तभी हम मेहंदी को क्या है कुछ देर तक अपने हाथों पे रखे रहते हैं, तो वो कैसा हो जाता है, रंगीन। लेकिन जो लासोन है ना, वो कौन सा पदार्थ है, रंगहीन है ये, रंगहीन। रंगहीन पदार्थ है। हाथ पर लगाने पर जब ये हवा के संपर्क में आएगा तभी ये किसके अंदर चेंज होगा, रंगीन पदार्थ के अंदर चेंज होगा। फलों का पकना हो गया आपके, कि जादू से गहरा सफेद धुआं। कि अपने बात करें कि कई बार हम ना जादूगर वगैरह को देखते हैं, तो जादू से गहरा सफेद धुआं बनता है, वो भी किसके अंदर आएगा, नया पदार्थ बनेगा, और वो भी किसके अंदर आएगा, अपने ये कह देंगे रासायनिक परिवर्तन में आता है। कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया है वो अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करवाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड का सफेद रंग का धुआं बनता है। तो ये बनता किसका है, तो हम ये कहेंगे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का। नाम क्या होगा इसका, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का बनेगा। तो NH4 को अमोनियम है, Cl है वो क्लोराइड है, और इसी का क्या बनाता अपने, सफेद रंग का धुआं। सफेद रंग का धुआं बनेगा। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसकी जब अभिक्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के साथ में, तो क्या बनेगा, इसका NH4 और इसका Cl, तो बन जाएगा NH4Cl। ठीक है, ये मेन चीज होती है अमोनियम क्लोराइड। और ये H और इसका OH क्या बना देगा, H2O बना देगा। इसके कारण से हमें क्या बन जाता है, सफेद रंग का धुआं बनता है। तो जब कहीं कहीं पर जादूगर है वो जब शो दिखाते हैं, तो उनके पास में एक पात्र होता है पीतल का, उसके अंदर से सफेद रंग का धुआं बनता है। तो उनके पास में पहले से पड़ा होगा क्या चीज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
उसके चारों तरफ लेप होता है और उसमें जैसे ही अपने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे वैसे ही उसके अंदर से क्या बनता है, सफेद रंग का धुआं बनता है। तो ये क्या है, अपने रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में हमें क्या याद रखना है कि नया पदार्थ नहीं बनता, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या याद रखेंगे, नया पदार्थ बनता है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा एक टॉपिक था, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, वो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होता है। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे भौतिक व रासायनिक अभिक्रियाएं, उत्प्रेरक और समीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये क्लास काफी हद तक समझ में आई होगी। आप इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और एबीबी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको इसी प्रकार सीईटी एग्जाम के लिए साइंस की क्लासें प्रोवाइड होती रहेंगी। बाकी अपने करेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।